अभी एक सादा लो इंसान ये समझता है कि वाकई अमेरिका ने कॉन्स्पिरेसी की है, तो बुजदार को हटा दिया गया है और नूर आलम को कहा गया है कि तुम पार्टी छोड़ जाओ। चोरी ऊपर से सीना जोरी, धोस धांधली, यही है ना पॉलिटिक्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ओहदा संभालते ही आज से ही अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देना शुरू कर दी हैं और शहबाज शरीफ ने वजीर आजम ऑफिस पहुंचकर मौशी माहिरीन का आज हंगामी इजलास भी तलब किया और सरकारी दफातर में 2 के बजाय अब 1 रोज़ तातील हुआ करेगी। दफ्तरी औकात कार भी सुबह 8 बजे से शुरू होंगे और सख्ती से इस पर अमल करने की हिदायत वजीर आजम की जानिब से जारी की गई हैं। साथ ही नए वजीर आजम ने अपने गुज़िश्ता रोज़ किए गए ऐलानात पर फौरी अमल दरामद करने का हुक्म भी जारी किया और नून लीगी मुआशी टीम ने गुज़िश्ता हुकूमत के मुआशी अदाद-ओ-शुमार भी मीडिया से शेयर किए। वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात भी रही और बताया गया कि इस वक्त कितना मुआशी बहरान इस मुल्क को दरपेश है और आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी का दावा भी किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज जिस फुर्ती के साथ अपने काम का आगाज़ किया है उससे ऐसा लगता है कि उनका इरादा अब लंबी इनिंग्स खेलने का है, लेकिन हुकूमत से जाने वाली तहरीक इंसाफ ने नई हुकूमत का निज़ाम शायद इतनी आसानी से चलने नहीं देना और वो हुकूमत को टाइम भी नहीं देना चाहती। चंद दिनों और हफ्तों में फौरी इलेक्शन करवाने का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम को सड़कों पर ला चुके हैं। फौरी इलेक्शन के लिए तहरीक चलाने की बात उनकी जानिब से की जा रही है। आज भी उन्होंने जारी किया है, पेशावर में, कराची में सिर्फ 1 हफ्ते में 3 जलसों का ऐलान किया। क्या गुफ्तगू की, क्या उनका आज पैगाम था, ये मुलाहिज़ा कीजिए। अब मुल्क की इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो कई सवालात खड़े कर रही है। क्या शहबाज शरीफ की सरबराही में बनने वाली मखलूत हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी, यानी असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी? क्या नई हुकूमत मईशत को बहाल कर पाएगी, इसमें बेहतरी ला पाएगी? क्या तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने की हिकमत अमली सियासी तौर पर उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी या इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा? दर्जनों अरकान के मुस्ताफ़ी होने के बाद कौमी असम्बली की कानूनी हैसियत क्या होगी और इलेक्शन कमीशन क्या इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इलेक्शन पाएगा या नहीं? और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने मुनर्रिफ अरकान हैं उनके खिलाफ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई करने का मौका हाथ से गंवा दिया चूंकि असम्बली से इस्तीफ़े दे दिया और उनके खिलाफ एक बयानिया जो बनाया गया था कि वो ज़मीर फरोश हैं, उन्होंने पैसे लेकर अपने ज़मीर को बेचा, अपने वोट को बेचा, लेकिन वोट देने की तो नौबत आई ही नहीं। अब इस बयानिए को अवाम में भी शिफ्ट किया गया और अवाम को का गम गुस्सा भी इस वक्त अपने उरूज पर है। जहाँ भी ये मुनर्रिफ अरकान जाते हैं, वो कोई एयरपोर्ट हो, वो कोई पब्लिक प्लेस हो, वो कोई होटल हो, वहाँ पर हमें उनके खिलाफ अवाम का एहतजाज नज़र आता है। अवाम उन पर लोटे लोटे के नारे कसते हैं, कहीं गलत ज़बान का भी इस्तेमाल किया जाता है। आज भी एक अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद के एक होटल में हुआ। वहाँ हुआ क्या कुछ आप अपनी नज़रों से खुद ही देख लीजिए। पहले वीडियो देखिए, फिर इस पर हम ज़रा बात करते हैं। ये आप देखें, ये अफ्तार पार्टी नहीं, ये होटल में कुछ अफ्तार करने गए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ अरकान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान हैं। ये आप देख सकते हैं, नूर आलम खान और मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, नदीम अफजल चंद और फैसल करीम कुंडी और एक बुज़ुर्ग शहरी वहाँ मौजूद थे और उनकी जानिब से वहाँ पर लोटे लोटे के नारे लगाए गए। नूर आलम खान ने इनके खिलाफ मुकदमा भी बाद में दर्ज कराया और उस मुकदमे में इनका कहना है कि वहाँ ये फैमिली के साथ मौजूद थे और इन हज़रत ने, जो बुज़ुर्ग थे, इन्होंने उनको गालियाँ दी। इन्होंने पहले मना किया नूर आलम साहब ने कि हम फैमिली के साथ हैं, आप गालियाँ ना दें, लेकिन वो गालियाँ देते रहे। अब ये एक वन साइडेड इस वक्त बयानिया है। ज़ाहिर हमने कोशिश की कि इन बुज़ुर्ग से भी रब्ता किया जा सके और इनको भी लिया जा सके, इनका भी मौक़िफ़ जाना जा सके, लेकिन अभी तक उनसे रब्ता नहीं हो पाया है और कोशिश करेंगे प्रोग्राम के दौरान भी कि अगर उनसे रब्ता हो गया तो उनका मौक़िफ़ भी जान सके। लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर थे। हमारे सियासतदान जो कि अवाम के लिए रोल मॉडल होते हैं, उनमें बड़ा अदम बर्दाश्त होना चाहिए। सामने वाले ने अगर गाली दी भी है उसका भी आपको, क्योंकि आप जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरी तरीके से उसका जवाब दिया जा सकता है। आप पुलिस स्टेशन जाकर ऐसे किसी वाक़े के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन इस तरह से किसी आम आदमी पर पब्लिक प्लेस पर तशद्दुद करना, ये कोई पहलवानी का कोई अखाड़ा नहीं था, ये कोई रेसलिंग रिंग नहीं था जिस तरह के मनाजिर नज़र आ रहे हैं, कोई फ़िल्म की शूटिंग नहीं हो रही, बल्कि ये रियल लाइफ के मनाजिर हैं, हकीकत के मनाजिर। और आज ये शाम में होटल में हुआ, वहाँ पर देखें आप, ख़वातीन भी मौजूद हैं, फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं जिन पर ये तशद्दुद किया जा रहा है। वो ख़ुद भी एक बुज़ुर्ग ही हैं, उनकी उम्र भी अच्छी खासी थी, तो कम अज़ कम बुज़ुर्गी का ही ख्याल किया जाता। खुद से ये तसव्वुर कर लिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, अगर हैं भी
तो भी थोड़ा बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए था, चूंकि अब आवाम का एक गम गुस्सा जिस तरह दोनों तरफ के बयानिए तो सामने आता ही रहेगा। बहरहाल गुफ्तगू का इस पर आगाज़ करते हैं। अमजद अली खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद साहब, ये जो वाक़या जिस तरह के पेश आया, सेनेटर अब्दुल कयूम साहब भी नून लीग के रहनुमा मौजूद हैं, तो अमजद साहब आपकी इजाज़त से ज़रा सेनेटर साहब से पहले मैं पूछ लूँ, चूँकि ज़ाहिर है अपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत है और आपके मुखालफीन हैं वो लोग इस पूरे वाक़े में मुलव्विस थे। तो अब्दुल कयूम साहब, ये नूर आलम साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, नदीम अफजल चंद साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, ये वीडियो आपकी भी नज़र से गुजरी होगी, किस तरह से एक बुजुर्ग को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कुछ भी कहा हो, लेकिन इनका ये रवैया, ये जारहानापन जेब देता है इन लोगों को। ये तमाम लोग अवाम के नुमाइंदे हैं। देखिए मेरे भाई, लड़ाई झगड़ा तो कभी भी कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता, और ना हाथापाई तो बहुत ज्यादती, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन इस हकारत को जन्म किसने दिया है? आप ये देखें कि ये हुकूमत तहरीक इंसाफ की जो गई है, ये उस वक्त जब आए थे 2018 में, तो उस वक्त इनकी और सोच थी और मेयार था, और उस वक्त ये फख्र महसूस करते थे कि हमें कौन लेके आ रहा है और कैसे। फिर ये 1 पेज की बात करते रहे, थ्रू आउट कंट्रोवर्शियल अफवाज पाकिस्तान को बनाया। अभी फिर जब ये हुकूमत में रह के हुकूमत रिटेन नहीं कर सके बिकॉज इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, तो अब जब बाहर गए हैं तो अभी ये हकारत के बीच, नफरत हर लेवल के ऊपर, सोसाइटी के अंदर, फैमिलीज के अंदर, मीडिया के अंदर, ना उस वक्त 2018 में इनके पास मेजॉरिटी थी, ना आज है, ना आइंदा होगी, मैं आपको अश्योर करता हूं। लेकिन मुहज़्ज़ब तरीके से अगर आपने जीतना है ना, तो आपको कारकर्दगी शो करनी होगी। अभी जो हुकूमत आई है वो एक इत्तेहाद की हुकूमत है, इनको भी लोग परखेंगे कि आपने क्या कार्रवाई की। अब्दुल कयूम साहब, लेकिन इस मामले को आप सियासी तौर पर क्यों ले रहे हैं? अभी तो ये रजिस्टर नहीं हो सका, ये कंफर्म नहीं है कि ये जो साहब थे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे। अगर ये एक आम शहरी थे, वो अपने जज्बात का इजहार इस सियासी सूरत हाल को देखकर कर रहे हैं, तो सियासतदानों को, अरकान असेंबली को इस तरह रिएक्ट करना चाहिए कि 4-5 लोग चढ़ दौड़ें अपनी से डबल उम्र के आदमी पर, बुजुर्ग पर, और इस तरह से उन्हें लाते घुसे मारें, धक्के दें, गिरा दें। देखिए, मैंने पहले कहा है कि मैं बिल्कुल इसको अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन मैंने उस हकारत की फिजा का, क्या ये अपोजिशन ने ये हकारत क्रिएट की हुई है? ये आप देखें ना कि अभी तो हमारा अफवाज पाकिस्तान का एक पाकीज़ा अदारा है, उसको भी स्पेयर नहीं किया जा रहा। सोशल मीडिया पे क्या कुछ हो रहा है, और हर बंदा जो को बात करता आइन की, कानून की, अदलिया निशाने पे है, तो ये कौन कर रहा है? और इसके पीछे जब ये आपको फॉल्ट लाइन मिलती है तो आपका दुश्मन उसमें है। मुझे पता है तारीक इंसाफ के लोग मुहब्बे वतन लोग हैं, उसमें न्याजी साहब जैसे और बहुत से लोग, बहुत अच्छे लोग भी हैं। लेकिन द पॉइंट इज, जब लीडर ये बात कहता है कि जी अभी हम आइन को हाथ में लेते हैं, अब मैं नो कॉन्फिडेंस नहीं मानता, मैं इनसे हाथ नहीं मिलाता, मैं अपोजिशन के साथ नहीं बैठता, मैं इस्तीफे देता हूं, तो वो हकारत बाहर जाके फैलती है ना। और उसके ऊपर अभी भी आप देखें कि आप अंदर बैठे, आप इस्तीफे ना दें, आप लेजिस्लेशन में अपना रोल अदा करें, आप कोशिश करें अर्ली इलेक्शन। हमारी मुस्लिम लीग नून का तो टॉप पे ये था कि फौरी इलेक्शन ही होने चाहिए, लेकिन कुछ अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है, कुछ करना है, नवाज शरीफ साहब का भी ये व्यू था, हमने इत्तेहादियों को भी साथ रख के आगे चलना है, और हमें देखना है, और हमें पूरी कौम वाच कर रही है, बल्कि पूरी दुनिया वाच कर रही है कि ये इकोनॉमी को कैसे हैंडल करते हैं, ये अपने अपोनेंट्स के साथ क्या रवैया रखते हैं, क्या ये भी सिलेक्टिव जो है अकाउंटेबिलिटी करेंगे, या ये लोगों को पेनलाइज करेंगे, या उनको इजाजत नहीं देंगे कि वो करें। सब कुछ कहें, लेकिन आपके ऊपर भी हदूद कयूद हैं, आपको भी एक तहजीब के इदारे में रह के जाना होता है। तो ये लड़ाइयां आज तो एक होटल में हुई है जो काबिल मुजम्मत है, मैं ये कहूंगा। लेकिन दी पॉइंट इज कि इस तरह की और बातें एयरपोर्ट पे भी होंगी, आगे पीछे भी होंगी। हर बंदे के टेम्परामेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर एक बुजुर्ग बंदा इतना ही बुजुर्ग है तो उसको इतना पता नहीं है कि ये फैमिली के साथ जो सियासी जमातों के रहनुमाएं, जो कायदीन है, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी सियासी तरबियत करें अपने कारकुनान की, और आवाम में भी ऐसा मैसेज जाए कि इस तरह के वाकयात ना हो। मैं आपके तरफ वापस आता हूँ अमजद साहब, ये क्या इसको हम इमरान खान साहब की सियासी तरबियत समझें कि उन्होंने ज़मीर फरोश, बगैर इल्ज़ामात के, बगैर सबूत के इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए कि अब आवाम के दिलों में एक नफरत, एक गम और गुस्सा उन मुनरिफ अरकान के खिलाफ हो गया जो कि आपकी साइड छोड़कर दूसरी साइड पर जा चुके हैं? अब आप, पहली तो बात है कि मैं समझता हूं कि नूर आलम साहब जो मुनरिफ हुए हैं, उन्होंने एक सबसे बड़ा झूठ ये बोला है कि चूंकि पठान फैमिलियां कभी भी अपने पॉलिटिकल जो फ्रेंड्स हैं, जहाँ सारे पॉलिटिकल फ्रेंड्स इकट्ठे थे ना, खोकर साहब थे, चंद साहब थे और थे, तो वहां पे पूरे कौन सा किसी ने देखा ये फैमिली के साथ बैठे हैं? बुजुर्ग जरूर अपनी फैमिली के साथ बैठे थे। और 5 स्टार होटल में, आपको भी पता है, जो 5 स्टार होटल में जाता है ना,
तो उसकी अप्रोच सोचने की बड़ी मुख्तलिफ होती है। वो गाली गलोच नहीं देता और वो फिक्रे भी नहीं कसता। जरूर इनको देख के उन्होंने मुंह जरूर फेरा होगा कि ये लोटे हैं जिन्होंने पैसे लेके अपने को जमीर को बेचा है, अपने आप को बेचा है, तो तभी उन्होंने कोई रिएक्शन दिया होगा। और रिएक्शन भी उन्होंने पढ़े लिखे वे में दिया होगा, जिसका उन्होंने इतना बुरा मनाया। जो बिलावल साहब का जो खिताब था नेशनल असेंबली में, जो भाषण था कि जी हम तो पुराना पाकिस्तान वापस ले आए, तो ये पुराना पाकिस्तान ही है। हमेशा इन्होंने फाशिज्म को जो है वो हमेशा बढ़ाया है। और पाकिस्तान में इनका तो माटो ये है कि जी लोगों पे जिस तरीके के साथ लैंड ग्रैबर्स को, मिसमैनेजमेंट को, करप्शन को इन्होंने रवाज दिया है, इवन सिंध में भी। और अब इस्लामाबाद के एक 5 स्टार होटल में उन्होंने इसको दिखा दिया। आपको याद होगा कि वो किसके पैर अनड़ साहब थे जिनके पाँव के साथ इन्होंने बम बांध के उनसे पैसे वसूल किए थे। ये भी तारीख का हिस्सा है, अगर कोई माने या न माने। और अमजद साहब, ये जाहिर है कि सिर्फ इन बुजुर्ग को यहाँ तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि इन्हीं के खिलाफ नूर आलम साहब ने जाकर करीबी थाने में मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। अब ये मुकदमा भी इनको फिर वो एक और वो कहते हैं ना, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, चोरी ऊपर से सीना जोरी, धोस धांधली, यही है ना पॉलिटिक्स। कि उन बुजुर्गों को लोगों के सामने मारा भी किया, उनकी तज़ीक भी की गई, तशद्दुद भी किया गया, और उसको फिर अपनी ताकत के बलबूते पे जो है उन्हें अदालतों में, थानों में जुल्म और ज्यादती का निशाना बनाया जाएगा। ये भी अफसोसनाक है। उसकी वजह ये अपना एक अरबाब समझने की है। इन्होंने पाकिस्तान और इमरान खान की पीठ में जो छुरा घोंपा है ना, इनके नजरिया होता ना, अगर इनमें गैरत होती तो आज तक चलो, अब तो तहरीक अदम तमा चली गई ना, फारिग हो गए। तो अब इन्होंने, अगर इनका जमीर अभी जो कहते हैं हमारा, हम जमीर के बड़े कैदी हैं, बड़े मर्द हो रहे हैं, तो इस्तीफा क्यों नहीं जाके दिया अभी नेशनल असेंबली में? बने ना, जाए ना वहां इस्तीफा दें और अपने आप को एक नजरियाती सोच के हामिल लोगों की शामिल करें। पार्टी क्यों नहीं निकाल रही है इनको अभी? अब क्या कोई कानूनी रुकावट हायल है? पार्टी ने तो शोकाज, मैं बात सुने, पार्टी ने इनको शोकाज नोटिस भी दिए और पार्टी ने जो फाइनल डायरेक्शंस थी उसके उन्होंने जवाब भी जमा कराए। अब उस शोकॉज के जवाब भी तो जमा कराए। नहीं, ये भागे हुए हैं, वहां से भागे हुए। और दूसरा इसीलिए जो इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की एक टेक्निक्स थी कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन मेरे आज तक चले गए होंगे इनके रेफरेंसेस थ्रू जो है स्पीकर ऑफिस के, मेरी इतलात के मुताबिक। अच्छा। और हाँ बिल्कुल, इसमें दूसरी राह, और ये सिलसिला जो 63A है, हमारे आज भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अदालतों ने इसको इतना क्यों लंबा रखा कि इन जो सियासी मंडियाँ लगी और सिंध हाउस हो या पुराना छांगा मांगा की पॉलिटिक्स वो दोबारा जिंदा हुई, और अभी लाहौर में जो छांगा मांगा लगा हुआ है, सियासी मंडी लगी हुई है, तो वो भी आप देखें ना, उसको मैं समझता हूँ कि आज लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अदालतें 12 बजे तो खुल जाती हैं, लेकिन इस सियासी मंडियों को रोकने के लिए क्यों ऐसा ऑर्डर पास नहीं हुआ? ठीक है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की तारीख में ये देखो, ठीक है। अब ज़ाहिर इन्हीं सारे मामलों पर खान साहब ने अवाम में जाने का फैसला किया ना। अब ये पेशावर का जलसा है, फिर कराची का जलसा है, फिर कुछ दिन बाद लाहौर का भी जलसा है। तो अब्दुल कयूम साहब, ये चंद दिनों में ये 3 बड़े जलसे और इस दौरान छोटे छोटे जलसे भी खान साहब करते रहेंगे। अब एक तरफ हुकूमत के लिए माशी चैलेंजेस हैं, एक तरफ ये जो अपोजिशन है आपकी वो अवाम में निकल गई है, और इस तरह जिस तरह ये आज वाक़या हुआ है, इसके बाद तो अवाम में गम और गुस्सा और बढ़ेगा जब वो देखेंगे कि ये सियासतदान जो नई हुकूमत इन्होंने अभी बनाई है, ये आम पब्लिक पर इस तरह तशद्दुद कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी तो और बढ़ती जाएगी और आप लोग के लिए हालात और मुश्किल होते जाएंगे। देखिए, इमरान खान साहब का या तहरीक इंसाफ का ये राइट है, जलसा करें, वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपने जुलूस निकालें, वटेवर जो आइन उनको इजाज़त देता है। लेकिन इनका पहला स्लोगन था करप्शन, डाकू चोर, करप्शन करप्शन। बहुत से लोगों को जाके इन्होंने अरेस्ट किया, और उसको आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे भी जाके कहा गया कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये इंजीनियर्ड है, नैब का जो है, और उनके ऊपर किसी के ऊपर भी उनका कोई करप्शन का केस साबित नहीं हुआ। और अगर एक अदालत में कहीं होता है तो अगली अदालत में उसका एक प्रोसेस है, जब तक कि वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता आप किसी को चोर डाकू वगैरह नहीं कह सकते। तो ये इनका बयानी है कंस्पिरेसी वाला, जिसके ऊपर अभी जब इन्होंने ये देखा कि नो कॉन्फिडेंस में तो इत्तेहादी तो दूर की बात है,
इनके अपने लोग सफों से। अभी देखिए नूर आलम जो है, मुझे पर्सनालिटीज को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता था, लेकिन नूर आलम को मैं पर्सनली जानता हूं। वो एक अरबपति है और वो एक, जब पीपल पार्टी छोड़ के इनको गया तो उन्होंने 20 करोड़ रुपया दिया था उसको। वो एक अपनी राय का, और आप कंजेक्चर्स के ऊपर मैं कहूं कि नहीं अमजद साहब शामिल हुए थे तो ये किया था, ये मुझे कहें कि जल साहब इन पे शामिल हुए थे तो इतने करोड़। आई टेल यू लेकिन कि ये हमारे जाहिर है पैसा हर बंदे का मसला नहीं होता ना, कुछ लोगों को पावर चाहिए होती है, कुछ को ओहदा चाहिए होता है, कुछ को इख्तियार चाहिए होता है। नहीं देखे तो वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आप जिस पार्टी के अंदर भी हैं, ये जरूर ये देखे ना, जो नो कॉन्फिडेंस है ये वही करते हैं ना जिनसे मिलकर आपने हुकूमत बनाई होती है। अपोजिशन वाले तो नो कॉन्फिडेंस यानी कि फ्रॉम डे वन कर रहे होते हैं। तो आपके या इत्तेहादी थे या आपके अपने मेंबर थे। इत्तेहादी जो थे, द मोमेंट ये पता चला कि जी अभी हमारे ऊपर अभी फ्री फ्लोट है, हम जो मर्जी अपनी सोच के मुताबिक करेंगे, तो वो हट गए और उन्हीं से इनका नो कॉन्फिडेंस हो गया। जो तो इनके अपने लोग थे उन्होंने तो वोट इनके खिलाफ दिया नहीं, लेकिन वो 2 दर्जन 3 दर्जन लोग हैं, वो नहीं एग्री इनकी फिलॉसफी के साथ। तो बजाय इसके कि सोल सर्चिंग करें, अपनी पॉलिसी के ऊपर दोबारा नजरसानी करें। देखिए रौनक पे नहीं करती। अल्लाह का हुक्म है कि शिरक के बाद, आपको कट कर रहा हूं, लेकिन ये शिरक के बाद अगर वो मुनरिफ अरकान जरूर इनसे मुनरिफ हो गए, वो राजी नहीं, लेकिन आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद परसों रात, इतवार की रात जो खान साहब ने बोला था, वो तकरीबन हर शहर में लोग निकले और बड़े बड़े मजमे थे। और फिर वो ज़ाहिर है आवाम को और मोबिलाइज कर रहे हैं, वो पेशावर जा रहे हैं, वो कराची जा रहे हैं। अब इन जलसों के जवाब में हुकूमत के पास क्या काउंटर स्ट्रेटेजी होगी? हुकूमत भी जलसे करेगी या फिर कोई ऐसे रिलीफ आवाम को देगी कि आवाम इनकी तरफ से बैक होकर वो आपकी तरफ आए? देखिए पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना है कि ये जो एक पब्लिक का एक फ्लो आया है और जो वाकई जो इनका जो बयानिया है, जिसके ऊपर देखिए हमारी कौम गयूर कौम है, वो बागैरत लोग हैं, वो समझते हैं कि हमारे मुल्क के ऊपर कोई हरफ नहीं। तो इन्होंने एक कंस्पिरेसी की थ्योरी दी है। अभी एक सादा लो इंसान ये समझता है कि वाकई अमेरिका ने कंस्पिरेसी की है, तो बुजदार को हटा दिया गया है और नूर आलम को कहा गया कि तुम पार्टी छोड़ जाओ, इनके अपने बंदे को। अभी पहले सबसे पहले जो हमारी पॉलिसी होगी वो ये होगी कि इस गुब्बारे से हवा निकाली जाए। आप अपने तौर पे, दैट इज वाई एक कमीशन बना दिया गया है जिसमें अफवाज पाकिस्तान के लोग भी होंगे और वो एम्बेसडर भी होगा, और सारों से बैठ के फिर ये पार्लियामेंट में इंडोर सारी बात देखेंगे। और उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर हमारी कहीं ये नो कॉन्फिडेंस का लिंक इससे मिलता है या हम गद्दारी की तरफ आते हैं तो मैं रिजाइन कर दूंगा। और इससे बड़ी आप ऑफर क्या? लेकिन अब्दुल करीम साहब इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया ना, इस ऑफर को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजेक्ट कर दिया ना। वो करते रहेंगे ना, वो तो ना मैं ना मानू वाली पॉलिसी है ना। आप इमरान खान साहब की नेचर को समझते हैं कि ये आइदर इट इज मी और इट इज नोबडी। वो उनके हाथ में तो ना आईन है ना कानून है, वो तो एक नजरिया है कि भाई बस मैं जो कहता हूँ वो है। पार्टी के अंदर भी एक एरोगेंस है और उनकी एक टोटल डिक्टेटरशिप है, और बाहर भी जो बंदा हाथ नहीं मिलाता। अपोजिशन का एक लीडर ऑफ द अपोजिशन इलेक्टेड है कॉन्स्टिट्यूशनली, आपने उससे वर्किंग रिलेशन रखने हैं, आपने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चुनना है, आपने नायब का करना है, आपने ये करना है। अगर आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, उन्होंने कहा जो आपसे ज्यादती करे माफ करो, जो आपसे कटे उससे जोड़ो, जो आपको महरूम करे उसको दो। तो आप अगर आप मदीना की रियासत का बात करते हैं और फिलॉसफी ये है, तो आप तो खुदा के वास्ते आप तो हम्बल हो। शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह जो है वो तकब्बुर और गरूर है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब इतनी बड़ी ऑफर की कि उस खत की वो तहकीकात करवाना चाहते हैं, तो अमजद साहब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या एतराज़ है? क्यों आप लोगों ने मुस्तरद कर दिया? अच्छा तहकीकात होंगी, हकाइक सामने आएंगे, पता चलेगा ये अदम एतमाद का उससे कोई लिंक था या नहीं था। अरबाब, हमें मालूम है कि पस पर्दा के क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को NRO दिलवाना चाहते हैं। हमने तो डे वन से हमेशा ये कहा है कि लेटर गेट के तौर पे एक कमीशन तश्कील दिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज जो है उसको प्रोब करें, क्योंकि हमारे सामने तो हमने तो इसलिए कैबिनेट के अंदर जो है इसको क्लासिफाइड कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले वो क्लासिफाइड था। और चीजें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दी हैं, हमें इन पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है। ये हमेशा चीजें मैनेज करते हैं, मनूवर करते हैं, और हम चाहते हैं कि ये साफ और शफाफ है। हमारे पास तो चीजें हैं जिसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि रजीम चेंज हो और खास तौर पे इमरान खान को हटाया जाए,
और रशिया का दौरा क्यों किया गया, इसके ऊपर वो वीडियो भी आपने देखे होंगे जो अमेरिकन अहदेदार ने इंग्लैंड अपना इंडिया के अंदर अपना स्टेटमेंट भी दी है। तो बात तो सारी साफ जाहिर है, अब इसमें कोई अवाम भी नहीं है। और जिस तरीके के साथ ये अदम एतमाद आती है और जिस तरीके के साथ पैसा लगाया जाता है, ये मैन्युफैक्चरर, ये कोई नॉर्मल रूटीन की पॉलिटिक्स नहीं थी। अच्छा, इसको बकायदा तो अमजद साहब, ये आपने कहा कि ये है। खुद को एनआरओ दिलवाना चाहते हैं। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे वो कहते थे मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। अब शहबाज शरीफ वजीर आजम है, तो इसका मतलब एनआरओ का इख्तियार तो शहबाज शरीफ के पास है जिस तरह इमरान खान के पास हुआ करता था। फिर ये किससे अपना आपको एनआरओ दिलवाना चाहते हैं? देखे आप देखें ना अरबाब, आज जो मफरूर है उसको सफारती पासपोर्ट दिया जा रहा है, इससे बड़ी क्या तहजीक है? तजदीद हो रही है। इससे बड़ी क्या तहजीक है कि जिसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी और वो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना। फिर जिस दिन उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है और उसी दिन उस पर फर्द जो है जुर्म आयद होनी थी ना, ये जुल्म नहीं है तो पाकिस्तान ये क्या फेस है? हम दुनिया को क्या बता रहे हैं कि हम क्या हमारी मॉरल एथिक्स क्या है, हमारी मोरालिटी क्या है कि हम वो लोग भी इलेक्ट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं जिनके ऊपर केसेस हो। और आज भी मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो किसका है? ये तस्लीम कर चुके हैं। टीटीज किसकी है? 18 अगस्त 2018 को जब इमरान खान साहब ने वजीर आजम का हल्फ उठाया था तो उन पर किसी अदालत में कोई केस नहीं था। बात सुने ना मिस्टर 10% आज अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं ना, तो गोलगप्पे वालों ने वो जुल्म के जो पैसे निकले अरबों रुपए किसके हैं? देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान जो हमारे लीडर जो है, उन पे कम से कम करप्शन के केसेस नहीं थे। वो तो इन्होंने जो धरने के दौरान इन्होंने केसेस बनाए थे सच्चे झूठे क्या थे। ठीक है, चलें अमजद साहब थोड़ा सा रुकिएगा, अब्दुल कयूम साहब भी साथ ही, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। फॉर्मेशन कमांडर्स का बड़ा अहम इजलास भी हुआ है, जरा उस पर भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में बहुत अरसे से 5th जनरेशन वॉरफेयर का जिक्र किया जा रहा है। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है क्या, ज़रा एक मुख्तसरन पहले इस पर नज़र डाल लेते हैं। 5th जनरेशन वॉर किसी हथियार, जहाज़, टैंक या मिसाइल से नहीं लड़ी जाती, बल्कि इसके लिए मईशत, सिफारतकारी, टीवी, रेडियो, अखबार, फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है। और आज के इस जदीद दौर में इसका सबसे बड़ा और मौसर हथियार इस वक्त सोशल मीडिया है, जिसके ज़रिए ये लड़ाई ज़मीन पर ही नहीं बल्कि लोगों के जहनों के ज़रिए लड़ी जा रही है। लोगों के जिस्म को नहीं बल्कि उनके जहन को शिकार किया जाता है। इसमें हरीफ किसी मुल्क में अपनी फौजें नहीं उतारते, बल्कि इस मुल्क के अवाम को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करके अपना मकसद हासिल किया जाता है। 5th जनरेशन वॉर का मतलब है कि इदारों और अवाम के दरमियान एक खलीज बना दी जाए। शक की नज़र से कौम अपने इदारों की जानिब देखने लग जाएं, उसके खिलाफ बातें करने लग जाएं। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल में कुछ हलकों की जानिब से सोशल मीडिया पर पाक फौज को बदनाम करने के लिए चलाई जाने वाली सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा मुहिम का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में होने वाले फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सख्ती से नोटिस लिया गया। ISPR की जानिब से बयान जारी किया गया कि इस तरह की मुहिम इदारे और सोसाइटी के दरमियान खलीज पैदा करने की एक कोशिश है और पाकिस्तानी अफवाज हमेशा रियासती इदारों के साथ खड़ी रही हैं और वो किसी समझौते के बगैर अपने दिफा के लिए ऐसा करती रहेंगी। 2-3 रोज़ में जो हमने देखा, एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड बना हुआ था, लेकिन पिछले 24 घंटों में उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। तकरीबन 11 के करीब गिरफ्तारियां अब तक ज़राए के मुताबिक हो चुकी हैं और कुछ फेक अकाउंट्स भी पकड़े गए। उसमें कोई 22 के करीब अकाउंट्स पाकिस्तान से, जबकि कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो दर्जनों की तादाद में बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे थे। अब ज़ाहिर है लोगों किस जहनीत के तहत ये किया जा रहा था, क्यों इदारों को बदनाम किया जा रहा था। अब्दुल कयूम साहब, ये इस तरह की कार्रवाई से ज़ाहिर कार्रवाई तो ये हो गई, 11 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन इस तरह के ट्रेंड्स ऐसे सियासी माहौल में ज़ाहिर है इसको क्या हम किसी सियासी जमात के साथ तो नहीं जोड़ सकते, क्योंकि फिर उस सियासी जमात पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। फॉर्मेशन कमांडर से जो आज मैसेज गया है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आपका ये सब्जेक्ट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। हमारे पाकिस्तानी माहौल में जहां मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो करोड़ या 1.5 करोड़ वोट लेती हैं, वहाँ अफवाज पाकिस्तान के साथ पूरी कौम 22 करोड़ के लोग खड़े हैं
और चूंकि ये कौम की खोख से फौज जन्म लेती है, तो ये जरी बहादुर सिपाही से लेकर जर्नैल तक अपनी ड्यूटी अदा करते हैं और कौमी सलामती के बड़ा पिवटल अदारा है। और इसकी दुनिया मिसालें देती है कि वेल डिसिप्लिन्ड है। अभी आपने बड़ा 5th जनरेशन वार का जिक्र किया, उसमें आपकी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, उसके ऊपर आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रैंगुलेशन है, और उसके अंदर जो सबसे जहरीली चीज है वो एक प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। और उसका निशाना कौन है? निशाना जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है मुल्क की। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? मजबूत तरीन अदारा अफवाज पाकिस्तान का। उसको डिस्ट्रॉय करने का एक तरीका तो ये है कि जंग लड़ी जाए और उसके ऊपर हमलावर हो। वो अल्लाह के करम से हम एक न्यूक्लियर पावर है, हम एक मिसाइल हमारे पास है, हमारे पास अपने डिफेंस के लिए काफी वेपन है, किसी की जरूरत नहीं कि वो मैली आंख से भी देख सके। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि इस अदारे को अपनी कौम की आंखों में निकालने की कोशिश की जाए। ये एक मजमूम कोशिश हो रही थी, और मैंने ये कहा कि मुल्क के अंदर चूंकि एक चार्ज एटमॉस्फेयर है, अनफॉर्चुनेटली ये पिछले जो 3-4 सालों के अंदर हमारी हकारतों में इजाफा हुआ। हम अपने दोस्त यार, हम अपने पार्लियामेंटेरियंस हैं, फैमिलियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर जी। अच्छा अब्दुल कयूम साहब, मैं आपके वापस आता हूँ, जरा थोड़ा सा कनेक्शन आपका वीक हो रहा है, उसकी वजह से आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। अब अमजद साहब, आज जो ज़ाहिर है इस एलामिया ISPR की जानिब से जारी हुआ, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है कि पाक फ़ौज आइन और कानून पर अमल पैरा रहेगी, कौमी सलामती पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अभी जो आपका ख़त था उसके बारे में भी एक एलामिया जारी हुआ था, वो बड़ा एक जेनरिक सा एलामिया था, उसमें मुतल्लिका मुल्क का नाम या वो उस तरह से जो एहतजाज जिस तरह से आप लोग सपोर्ट चाह रहे थे वो आपको मिली नहीं। तो ये जो सोशल मीडिया मुहिम थी, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो कहीं कोई किरदार नहीं था इदारों के खिलाफ? अरबाब, सबसे पहले अगर आपको याद होगा OIC के अंदर जनाब इमरान खान साहब ने जो पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि मजबूत पाकिस्तान की जामिन जो है हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इससे ज़्यादा बड़ी क्या बात हो सकती थी। और इसके अलावा अगर आपको याद हो तो 27 के जलसे में भी खान साहब ने इदारे को डिफेंड किया था। तो हमारा यकीन है कि अफवाज पाकिस्तान हो, हमारे इदारे हों, हम हमेशा इन्हें एहतराम की नज़र से देखते हैं और देखने भी चाहिए। हाँ, दूसरी साइड पे अगर आपने कहा कि जो दूसरा आपका सवाल क्या था, उसमें एक तो ये था, हाँ, सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहे हैं, जाहिर है ये, हाँ। अच्छा, दूसरा देखो, आप इल्म होगा कि मैंने एक बिल भी लाया था एक टाइम पे, और पूरे पाकिस्तान ने मुझ पर तनकीद थी, और आपने भी एक प्रोग्राम मेरे ऊपर भी किया था कि ये आप क्यों बिल लाए। तो हम तो इसकी सलामती के लिए, इसके दिफा के लिए हमेशा खड़े हैं। बिल्कुल, हमने कभी भी इसको एज ए पार्टी, एज ए जो है इसको प्रमोट नहीं किया, ना हमने ऐसा कभी सोचा है। पाकिस्तान की अवाम, हम समझते हैं कि एक आज़ाद ज़हन रखने वाले हैं, चूँकि ये कुछ जो वाक़यात हुए हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से, संडे को आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 1 करोड़ लोग जो है वो निकला है। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल मीडिया भी कर रहा है, सोशल मीडिया भी कर रहा है, और मीडिया के लोग भी खुद देख चुके हैं। तो इसमें आप खुद देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत क्या है। उसकी वजह यह है कि हम इदारों की मजबूती चाहते हैं। आपको ये भी हो कि खान साहब के आखिरी जो उन्होंने एंकर्स पर्सन से, जो चैनल्स को उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए, हर ने पूछा कि आपके किसी के साथ कोई इख्तलाफ है, तो खान साहब ने किसी भी इदारे को टारगेट नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। और बल्कि बहुत सारा, एक बड़ी दिलचस्प थी कि जब वो खान साहब एंकर्स पर्सन बैठे थे तो मुख्तलिफ चीज़ें हो रही थी, तो वो बड़े मशहूर है कि खान साहब ने तो सिर्फ इतना कहा है कि मुझे जो है मारने वालों का कोई मेरा रह तो नहीं गया जिसने मुझे ना मारा हो। तो बात तो कि हम फिर भी अच्छाई के लिए हमेशा तगोदौर रखते हैं, सही, क्योंकि पाकिस्तान के वजूद के साथ हम सब का ठीक है जी। अब्दुल कयूम साहब, वो कनेक्शंस की वजह से आपकी बात भी अधूरी रह गई थी, और ये सवाल भी उसमें ऐड कर लीजिएगा कि खान साहब ने जिस तरह बैरूनी मुदाखलत की बात की, फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ, उसका एलामिया भी जारी हुआ,
उस एलामिये की सीरियसनेस में और खान साहब का जो बयानिया उसकी सीरियसनेस में आप कोई फ़र्क देख रहे हैं? खान साहब इस मामले को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं और क्या शायद उस एलामिये के तहत हमारी फोर्सेज ने उस हद तक सीरियस नहीं लिया जिस तरह खान साहब पब्लिक में जा रहे हैं और पब्लिक को बता रहे हैं? देखिए, खान साहब को एक बहाना चाहिए था ना। पहले मैंने बताया करप्शन वाली बात नहीं चली, अभी ये कंस्पिरेसी वाली बात को लिंक करके लोगों के जज्बात से खेलने की बात हुई है। नियाज़ साहब की इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि खान साहब ने कई दफ़ा कहा कि अफवाज पाकिस्तान का अदारा बड़ा अच्छा है और हमें कभी भी सवाल ही नहीं पैदा होता ऐसे करें। लेकिन खान साहब भी ने जब ये कहा गया कि अदारे जो हैं वो एब्सोल्युटली गैर जानबदार रहेंगे, तो उन्होंने न्यूट्रल की जो तारीफ की थी वो उसको भी छुपा नहीं सकेंगे। आपको पता है कि वो क्या है, और वो ये समझते हैं कि ये न्यूट्रल कुछ नहीं होता, यानी आप या हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं, ऐसे नहीं होता। और जिसकी वजह से एक हकारत ने जन्म लिया और जिसकी वजह से कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने, आप ये देखें कि मैं कुछ कैसेट्स ऐसी देख रहा था जिसपे इंडिया से इशू हुई थी कि जी फलाना बंदा फौजी अफसरों के नाम लेके वो फलाना फलाने से बात कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। एक्चुअली इसके पीछे इंडिया है, लेकिन मुल्क के अंदर अगर माहौल, अगर हमारी लीडरशिप इस तरह पॉइजनस माहौल तैयार करेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, वो तो इसको एक्सप्लॉइट करेगा। तो हमारी यही उनसे इस्तदा है तहरीक इंसाफ से कि असेंबलियों से बाहर न जाएं, असेंबलियों के अंदर बैठ के ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। ये इलेक्शन ईयर है, सूनर और लेटर इलेक्शन होने हैं, आपकी उसके अंदर सारी चीजें शामिल होनी चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म में आपका रोल होना चाहिए। आई कैन अश्योर यू कि शहबाज शरीफ साहब ये नहीं कहेंगे कि मैं हाथ नहीं मिलाता, वो शायद उठ के भी लीडर ऑफ द अपोजिशन के पास जाएं और वो, लेकिन इधर इतनी हकारत है। एक तरफ मैं ये कह रहा था ना कि वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत कि आपसे जो आपसे ज्यादती करे माफ करो, जो कटे उससे जुड़ो, जो महरूम करे उसको दो। और इधर एक मदीना की रियासत का नाम लेने वालों का ये रवैया है कि ये तो बिल्कुल मैं इनको अगर हाथ में मिलाऊंगा तो इनकी इज्जत अफजाई हो जाएगी। ये रौनक है, ये शिरक के बाद ठीक है। अब अब्दुल करीम साहब, जिस तरह अभी आपने कहा कि जाहिर है फिर ऐसे वाकयात में, ऐसे मामलात में भारत को भी फिर मुतारिक होने का, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की एक इमेज को खराब करने का मौका मिल जाता है। तो नून लीग पर हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाती रही है कि मियाँ नवाज शरीफ हो, मियाँ शहबाज शरीफ हो, वो कभी भारत के खिलाफ बात नहीं करते। इस मामले में अब शहबाज शरीफ साहब चूंकि वज़ीर आज़म बन गए, बड़ी भारी जिम्मेदारी है उन पर, एक्सपोज करेंगे भारत को कि किस तरह भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस पूरी चीज़ को इस्तेमाल किया। या फॉर श्योर। देखिए मेरे भाई, एक बात समझने वाली है, पाकिस्तान के वजूद को और कांग्रेस भी जहरीली थी, सकूते डाका हुआ, और फिर बीजेपी भी कभी कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन उससे भी वर्स्ट अभी तो आरएसएस की हुकूमत है, जो कई दफा इमरान खान साहब ने भी कहा फाशिस्ट है। लेकिन देखिए, अगर आपने अपने मामलात को हल करना है तो उसकी दो अप्रोचेस है ना। एक है जंग, आप ऐलाने जंग करें और लड़ाई करें और देखें कि क्या होता है, और एक है इनडायरेक्ट अप्रोच कि आप कॉन्टैक्ट्स रखें, आप दुनिया के पूरे देखें। अभी चाइना जो है उसकी कंटेनमेंट में इंडिया पेश है, लेकिन अगले दिन चाइनीज वजीर खारजा उनके मुल्क में गया हुआ था, तो वो अंगेज करके आगे वही मकसद, हमारे मिशन एक है, और मिशन ये है कि पाकिस्तान की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के ऊपर को बहुत ही बड़ा गद्दार होगा जो कभी भी कंप्रोमाइज करेगा। और नवाज शरीफ साहब ने तो इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके किए, और इवन बिल क्लिंटन के टेलीफोन कॉल रिपीटेड। ये तो एक ऑफिशियल ने कहीं एक हमारे एम्बेसडर से बात की और एक टेलीग्राम आ गई, वो तो उसने जाती किया, तो हमने कहा नो, वी आर रेडी टू पे द प्राइस। और आई कैन अश्योर यू कि कोई पाकिस्तानी लीडर, खा वो तहरीक इंसाफ के हों या बाकी पार्टियों के हों, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हमें इन सबको जोड़ के रखना है, और इंडिया हमारा दुश्मन नंबर 1 है, और हमारा उस वक्त तक उनसे मुआहदा नहीं हो सकता ये बात जब तक कि कश्मीर के ऊपर ठीक है, बिल्कुल। और जाहिर है ये पॉइंट शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में इसका इजहार भी किया था। अभी एक ब्रेक लेते हैं, और एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर अब नई काफिल का मामला है, मुआशी चैलेंजेस जो इस नई हुकूमत को दरपेश हैं, फिर शहबाज शरीफ कल कराची भी आ रहे हैं, कराची के लिए वो क्या पैकेज लेकर आ रहे हैं, MQM को के साथ जो मुआहदा हुआ था उस पर किस हद तक अमल दरामद होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आकर इन तमाम मामलों पर मजीद बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब कल सुबह कराची पहुंचेंगे, और कल जब उन्होंने अपनी पहली तकरीर की वज़ीर आज़म बनने के बाद, उसके फ़ौरी बाद ही MQM का शिकवा हमारे सामने आया था। उन्होंने कहा कि जो मुआहदा उससे हुआ था उसका ऐलान तो
शहबाज साहब ने किया ही नहीं, हमने लिखकर पर्ची भी भेजी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने नज़रअंदाज किया। अब गुज़िश्ता 3.5 साल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कराची के अवाम का ये शिकवा, ये शिकायत, ये तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि जो वादे, जो ऐलानात उनकी जानिब से किए जाते रहे, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। कल वसीम अख्तर ने किस तरह से शहबाज शरीफ के बात पर यह शिकवा किया था कि उनकी MQM के साथ को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, हमारे होने वाले मुआहदे के बारे में कोई बात नहीं हुई। ज़रा ये पहले मुलाहिज़ा कीजिए, फिर गुफ्तगू करते हैं। तो ये गिला था MQM का। आजिज़ हामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आजिज़ साहब, ये अभी पहला ही दिन था, MQM का गिला, MQM का शिकवा सामने आ गया। गो के ये सबको पता है कि उनको मनाना बड़ा आसान होता है, कल शायद शहबाज साहब जाके उनको मना भी लें, लेकिन ये पहले दिन आप समझते हैं कि ये एक नुक्ता कम से कम एक डाल दिया उन्होंने, ये जो इतने बड़ी तमाम जमातों का इत्तेहाद था, ये एक आगे चल सकेंगे मामला बेहतरी के साथ? मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर उन्होंने जिक्र नहीं किया तो उन्होंने पॉइंट आउट किया है, और पॉइंट आउट के बाद कल प्राइम मिनिस्टर जो है वो कराची आ रहे हैं। मेरे ख्याल, मुझे शेड्यूल का तो ज्यादा इल्म नहीं है, मगर जो मैंने बात सुनी है उनसे राब्ता होगा। और ज़ाहिर है इत्तेहादी हुकूमत को भी तो 24 घंटे बड़ी मुश्किल से हुए हैं ओथ उठाने के बाद, तो इत्तेहादी हैं, उसमें इस तरह की चीजें जरूर होती हैं। अगर उन्होंने फील किया कि उनकी बात कही जानी चाहिए थी तो उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ दिया है, और प्राइम मिनिस्टर जरूर उनसे बात। तो आजिज़ साहब, प्राइम मिनिस्टर उनके मरकज भी जाएंगे, बादराबाद भी जाएंगे, वहाँ MQM से मुलाकात होगी, और CM हाउस के शेड्यूल का बाज़ाब्ता पता नहीं, मैं जितना मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ, CM हाउस में भी उनकी एक बड़ी अहम मीटिंग है, ज़ाहिर है वो CM सिंध से ही होगी। कोई पैकेज लेकर आ रहे हैं? ज़ाहिर है इससे पहले पूरा होमवर्क किया गया होगा, जब हम कराची जाएंगे एज वज़ीर आज़म तो क्या लेकर जाएंगे? पीपल्स पार्टी की तो मुस्तकिल इनसे बातचीत रही होगी, कराची के लिए कोई नया पैकेज आने वाला है? एग्जैक्टली देखें, पहली बात तो यह है कि कल उन्होंने अपनी पहली स्पीच में जब ओथ भी नहीं लिया, जब वो मुंतखब हुए हैं, तो उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है। बेनज़ीर भुट्टो का कार्ड जो जिस पे कब्जा किया था उन्होंने बेएहसास हुकूमत ने एहसास के नाम पे, वो कम से कम नाम वापस लौटा के दिया है उन्होंने, और मजदूर की तनख्वाह जो है वो अच्छी एक मैसेज और होप दी है। इस महंगाई की बदतरीन सूरत सुनामी में ज़ाहिर कौम को वहाँ से निकालना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने तनख्वाहों में इजाफा किया है। तो ओथ के बाद कराची आ रहे हैं। सिंध ने कई मरतबा वफाक को खत लिखे, राब्ता किया, CCI में बातें की, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो हम पीपल्स पार्टी न सिर्फ एक सूबे की बात करती है, बल्कि हम कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर चारों फेडरेटरी यूनिट के जो इक्वल राइट्स हैं सूबों के, जो 18th अमेंडमेंट में दिए गए हैं, जो फाइनेंशियली अवार्ड में दिए गए हैं, KP के को भी वो उतना राइट दें, सिंध को भी अपना राइट दें, पंजाब और बलूचिस्तान को भी अपना राइट दें। तो कम से कम हम उम्मीद रखेंगे नए प्राइम मिनिस्टर से कि वो चारों फेडरेटरी यूनिट में जो मुंतखब हुकूमतें मौजूद हैं उसमें उनके सूबों के राइट जो है आज सब कम से कम मजदूरों की तनख्वाहों के हद तक तो उन्होंने पूरे मुल्क में एक ही निजाम कर दिया, चूंकि सिंध हुकूमत तो पहले ही कर चुकी थी 25,000, अब उन्होंने बाकी भी पूरे मुल्क में इसका इंप्लीमेंट कर दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंध हुकूमत के एक तो आप पैसे बंद करके बैठे हुए थे, दूसरा आप ये कह रहे थे कि जी यहाँ पर बड़े डाके हैं, चोरी है, यहाँ पर पैसे खाए जा रहे हैं खजाने के। तो सिंध गवर्नमेंट ये कैसे काम कर रही थी? मतलब सिंध गवर्नमेंट अगर 25,000 दे रही थी, उसमें भी सनदकार अदालत में चले गए थे, मगर हमने ये विल दिखाई थी कि इस महंगाई की सूरत में जो वफाकी हुकूमत की नायली और कोताही का फ्लो जो आ रहा है तमाम सूबों के अंदर आ रहा है, मगर वफाक और बाकी सूबों में इसलिए नहीं हो रहा था कि वहां पर ऐसी सो कॉल्ड एक इनकलाबी और अवामी हुकूमत बैठी हुई थी जो नाम तो अवाम का यूज कर रही थी, तब्दीली का यूज कर रही थी, मगर वो रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, अब अगर ये रिलीफ मिल रहा है और डॉलर नीचे आ रहा है तो मेरे ख्याल में उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। काबीना में पीपल्स पार्टी कौन कौन सी वजारतें लेने जा रही है? क्योंकि पीपल्स पार्टी चाहती है काबीना का हिस्सा बनना, या फिर चाहती है कि चंद हफ्तों या चंद महीनों में फौरन इलेक्शन की तरफ जाएं और पीपल्स पार्टी काबीना से दूर ही रहे? ये देखें, ये टॉप लीडरशिप टू लीडरशिप का मामला है और मुझे इस बारे में कोई इतनी इतला नहीं है कि मैं आपसे शेयर कर सकूं। अच्छा, और आपका अपना वैसे तज्जिया क्या कहता है कि शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जाहिर है आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हैं। देखिए, पार्टी के अंदर राय है, कुछ दोस्तों की एक राय है, कुछ दोस्तों की दूसरी राय है, तो ये मामला हम पार्टी के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। मैं मीडिया में अपनी राय नहीं दे सकता। अच्छा, अब वो जाहिर है चूंकि वजारत खारजा के हवाले से बहुत ज्यादा बात हो रही है ना कि बिलावल साहब शायद उसके लिए अपने आप को कंसीडर करें, तो शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर और बिलावल साहब यहाँ तक आपके सवाल बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे हलकों का ये ख्याल है पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर साहब, क्योंकि ये तबसरे भी शुरू हो चुके हैं कि चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एज ए वजीर खारजा और एज ए प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का एक तारुफ कराया था, जो दोस्तियां कायम की थी, उसके बाद शहीद बीबी का एक रोल आता है,
उसके बाद प्रेसिडेंट जरदारी साहब का एक रोल आता है। तो बिलावल साहब की सीवी बड़ी स्ट्रांग है कि दुनिया में अगर वो एक ऑफिशियल पर्सन के तौर पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जाएंगे तो दुनिया भी ये फील करेगी कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की लेगेसी और उनके खानदान की थर्ड जनरेशन भी है अपने मुल्क की और कौम की जो है वो। लेकिन आजी साहब इसके लिए बिलावल साहब को शहबाज साहब के अंडर में काम करना पड़ेगा और शहबाज साहब उनके बॉस होंगे, तो बिलावल साहब को और पीपल्स पार्टी को कोई एतराज तो नहीं होगा? देखिए पहली बात तो ये है कि ये एक राय है, मैंने कहा कि राय है, अभी तो फैसला चेयरमैन साहब ने भी करना है, खुद उसने करना है। और जहां तक उनकी क़यादत में काम करने की बात है तो आपने देखा है कि वोट पीपल्स पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर को दिए हैं, वोट दिलवाए भी हैं, इत्तेहादियों से भी नेगोशिएशन की, आजाद अराकीन लेके दिए हमने। तो इस हुकूमत में पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, वोट है, उसमें पार्टनर तो हैं हम, मगर ये फैसला पार्टी की क़यादत को करना है कि वो ठीक है। चलें, पार्टी क़यादत इसका फैसला करेगी, अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है। अमजद नियाजी साहब, ये एमक्यूएम ने जिस शिकवे शिकायत का इजहार किया, ये आपके साथ भी नाराज रहते थे, नई हुकूमत में नए वजीर आजम से भी नाराज हो गए? ये इत्तेहाद बेसिकली एक भानमती का कुंभा है जो इनको हर रोज एक नई यात्रा कराई जाएगी। हर एक इत्तेहादी जो है, ये जो 13 इत्तेहादी है, पता ही नहीं है कि कितने इत्तेहादी हैं। तो लाजमी बात है, बेसिकली तो मुल्क जो है अदम इस्तेकाम का शिकार है और इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है। इसका बेहतर हल इलेक्शन ही है। इसको आपने बिल्कुल ड्रिप लगाई हुई है, आर्जी तौर पे एक बांध के रखा हुआ है, लेकिन ये हल नहीं है मुस्तकिल, क्योंकि आपको इकोनॉमी लेके जानी है आगे, आपने बहुत सारी रिफॉर्म्स करनी है और ये बानमती का कुंभा तो कर नहीं सकता। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फैसला किया था कि हमें अवाम के पास जाना चाहिए। ये जो नारे मार रहे थे आज से कई अरसा पहले कि जी इलेक्शन कराओ, आज इलेक्शन से क्यों भाग गए? ठीक है, अब्दुल कयूम साहब, क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? फौरी तौर पे कितने अरसे ये नई हुकूमत चलनी चाहिए, कब इलेक्शन होने चाहिए? और अब्दुल कयूम साहब, काबीना में क्या समझते हैं, किस किस को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए? इंशाल्लाह देखिए, इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा, इलेक्शन टॉप प्रायोरिटी है और वही हमारे मसाइल का हल होगा इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि वो फेयर हो, ऐसे ना हो झुरलू टाइप इलेक्शन जिसके अंदर आप अपने पसंदीदा लोगों को कराएं और फिर दूसरे लोगों को इंडिपेंडेंट दूसरी पार्टियों से लें, फिर भी हुकूमत ना बने, फिर इत्तेहादियों को लें, फिर भी हुकूमत ना बने। तो मेरा मतलब है कि ये फॉर फैक्ट हमें मुखालफत बराए मुखालफत को छोड़ के आगे चलना होगा। और ये जो जहाँ तक आप पार्टियों का कह रहे हैं ना, पार्टियां अपना क़यादत बैठी है, उन्होंने फैसला किया है और उसके मुताबिक चलेगा। एमक्यूएम वाले हमारे लिए काबिल एहतराम है और उनका एक व्यू पॉइंट है जो शायद जेन्युइन है और इसलिए प्राइम मिनिस्टर खुद जा रहे हैं और वो उनको मुतमईन करेंगे। और आप ये देखेंगे कि अल्लाह के करम से ये एक शार्ट पीरियड है। देखिए ऑलरेडी इलेक्शन ईयर ये शुरू हुआ है और इसके अंदर अभी ये फ्यू मंथ्स की बात है कि कुछ चंद चीजें सीधी करके आपको देख ले कि कैसे इसको आगे चलाना है, उसके बाद आगे इलेक्शन ही आने हैं। और दूसरा जो आप बिलावल साहब की बात कर रहे हैं, देखिए एक उनका स्ट्रांग पॉइंट तो चलो लेगेसी है जो मेरे भाई बात कर रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी अपनी एक कॉम्पिटेंस है। बिलावल ने शॉर्ट पीरियड के अंदर अपने आप को इज वेल एजुकेटेड, वेल अवेयर, वेरी लॉजिकल, और इस उम्र के अंदर उन्होंने अपना बड़ा अच्छा पार्टी को लीड किया है। तो वो अगर चाहते हैं उसको फॉरेन मिनिस्ट्री को जाने के लिए तो कोई हर्ज नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर भले कोई भी हो, उनका एक अपना फील्ड है। और हमें ऐसी बैनुल-अक़वामी सतह पे जो हम तनाई का शिकार हो गए हैं कि अमेरिका भी नाराज है, यूरोपियन यूनियन भी नाराज है, आप इधर भी चाइना भी जीसी पैक पे नहीं नाराज है, आपका जो मलेशिया भी नहीं ठीक और तुर्की का भी मसला बना हुआ है। तो ये सारी चीजों को हल करने के लिए आपको एक पोलाइट, ठीक है, इस वक्त एक प्रोफेशनल आपको फॉरेन मिनिस्टर की जरूरत है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, आजिज हमरा साहब, अमजद अली खान नियाजी साहब, तीनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।